सोशल मीडिया साइट्स लिंक्डइन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी कोविड-19 संकट पर अपनी राय। नवाचार और अन्य मुद्दों को लेकर देशवासियों को किया प्रोत्साहित। डिजिटल पेमेंट और टेलीमेडिसिन को बढ़ाने की जरूरत पर दिया बल। बिजनेस मॉडल में समाज के सबसे गरीब और कमजोर तबके का ख्याल रखने को कहा। लॉकडाउन में सोमवार से लोगों को मिलनी शुरू होगी राहत। कोरोना मुक्त जगहों पर मिलेगी कुछ कामों की इजाजत। राज्य सरकारों ने शुरू किया दिशा निर्देश जारी करना। दिल्ली सरकार ने कहा कोरोना के संक्रमण ज्यादा होने की वजह से दिल्ली में नहीं मिलेगी कोई राहत। लॉकडाउन के दौरान लाभार्थियों को सीधे खाते में मदद दे रही है सरकार। 17 अप्रैल तक सरकार ने डीबीटी के जरिए 16.1 करोड़ लाभार्थियों के खाते में भेजे 36,659 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत घोषित नगद लाभ भी सीधे खातों में पहुंचे। फंसे हुए प्रवासी मजदूरों पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। ऐसे लोगों के आवागमन के बारे में जारी की मानक प्रक्रिया। फिलहाल राज्य के बाहर नहीं जा सकेंगे, लेकिन जांच में किसी तरह का लक्षण न पाए जाने पर राज्य के भीतर अपने काम की जगह पर भेजेगी सरकार। भारत में अब तक कोविड-19 के कुल 16,116 मामले। सक्रिय मामलों की संख्या 13,295। अब तक 519 लोगों की हुई है मौत। 2,301 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। गोवा में 3 अप्रैल के बाद कोई भी नया पॉजिटिव मामला नहीं आया सामने। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कहर से 23 लाख से भी अधिक लोग हुए संक्रमित। 1,61,000 से ज्यादा लोगों की दुनिया में हो चुकी है मौत। अमेरिका, इटली, स्पेन, ब्रिटेन और फ्रांस सबसे ज्यादा हैं प्रभावित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। अब तक के समाचारों के साथ मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार न सिर्फ कोरोना महामारी को लेकर सारी स्थिति की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि बड़े और अहम फैसलों के जरिए देश को इस चुनौती से निकालने में भी लगे हुए हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया साइट लिंक्डइन के जरिए न सिर्फ पूरे परिदृश्य को लेकर अपनी राय रखी है, बल्कि नवाचार और अन्य मुद्दों को लेकर देशवासियों को प्रोत्साहित भी किया है। वर्क फ्रॉम होम के इस दौर में प्रधानमंत्री ने लोगों से अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा कि इसमें आयुष और योग जैसे उपाय कारगर साबित हो सकते हैं। लोगों से उन्होंने एक बार फिर आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदुस्तान के युवा अपने नवाचार के जरिए दुनिया को नया वर्क कल्चर दे सकते हैं। तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात सामने रखी है। ऐसे बिजनेस या लाइफ स्टाइल मॉडल के बारे में सोचना चाहिए जिसको आसानी से अपनाया जा सकता है, खासतौर से ऐसा मॉडल जो आपदा के समय भी जारी रह सकता है। इस माहौल में डिजिटल पेमेंट और टेलीमेडिसिन जैसे उपायों को और आगे बढ़ाने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है। कुशलता या दक्षता का पैमाना कार्यालय में उपस्थिति के बजाय इस बात में होना चाहिए कि उसकी उपस्थिति कितनी है। आजकल इस बात में होना चाहिए कि कोई किस प्रकार से इसको आगे दे सकता है। हमारे बिजनेस मॉडल में समाज के सबसे गरीब और कमजोर तबके के ख्याल की भी सोच होने की ज़रूरत है। इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाने की ज़रूरत है कि कैसे उन उपायों को लागू करें जिसमें हमारे पर्यावरण की भी चिंता हो सके। साथ ही साथ किसानों की जिंदगी को और आसान बनाने के लिए नवाचार के साथ कम किफायती दर पर स्वास्थ्य सुविधाओं वाले मानवीय उपायों के बारे में भी सोचने का यह वक्त है। दूसरी आपदाओं की तरह कोविड-19 भी कई अवसरों को लेकर हमारे सामने आया है, उसको हमको देखने की ज़रूरत है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि महामारी के बाद किस तरह से नए अवसर आ सकते हैं और उसमें हम अपनी स्किल और क्षमताओं का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमारे सभी कामों में एकता और भाईचारे को आगे बढ़ाने वाली सोच शामिल होनी चाहिए। ये बात प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पे कही है। तो वहीं भारत अपने भौतिक और वर्चुअल संसाधनों के सहारे आधुनिक सप्लाई चेन में एक तरह से वैश्विक केंद्र बन सकता है, जिसे लेकर काम करने की ज़रूरत है। जैम यानी जनधन आधार मोबाइल प्लेटफॉर्म के जरिए 2014 के बाद से अब तक दुनिया में इस तरह का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। इसके जरिए न सिर्फ ज़रूरतमंदों तक पहुंचा जा रहा है, बल्कि इससे भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। कोविड-19 के दौरान इसके जरिए करोड़ों लोगों तक मदद पहुंचाई गई है। तो प्रधानमंत्री ने अपनी बात आज सोशल मीडिया के माध्यम से देश के साथ साझा की है। तो वहीं गृह मंत्रालय ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर फंसे हुए मजदूरों की आवाजाही के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत जो मजदूर वर्तमान में जहां रह रहे हैं वहीं रहेंगे।
केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के बाहर उनकी किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी। सरकार के नए दिशा निर्देशों के तहत इन मजदूरों को उसी राज्य में उनके कौशल के हिसाब से उन कार्यों में लगाया जाएगा जिसकी सरकार ने 20 अप्रैल से अनुमति दी है। वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राहत के आधार पर इस प्रकार की छूट दी जाएगी। मजदूरों का स्थानीय अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराने की बात की गई है, तो वहीं मजदूरों के कौशल के अनुसार उनको दिया जाएगा काम। इस बात को साफ तौर पर रखा गया, लेकिन उनको वहीं रहना है जहां वो इस वक्त मौजूद है। मजदूर उसी राज्य में फंसा है जहां वो काम करता है, तो इस प्रकार की एक तरीके से उसे छूट होगी। एक राज्य के अंदर की सीमा में आ जा सकने की, काम के स्थान पर जाने से पहले स्क्रीनिंग जरूरी होगी। अगर कोई लक्षण पाया जाएगा तो ये अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन स्क्रीनिंग में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो उसको अनुमति होगी। जो मजदूर जहां है वहीं रहे, राज्य के बाहर नहीं जाए। उनके आधार पर उनको जो उनकी उपयोगिता है उसके आधार पर उनको काम दिया जाएगा। राज्य में एक शहर से दूसरे शहर में बस यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन हो, ये बात भी साफ तौर से कही गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुसार बसें हों सैनिटाइज, उनको भी सैनिटाइज करने की बात कही गई है। बसों को यात्रा के दौरान स्थानीय अधिकारी मजदूरों को भोजन और पानी मुहैया कराएं, इसका भी इंतजाम करने का साफ तौर पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का कड़ाई से हो पालन, राज्य इस बात को सुनिश्चित करें, कम से कम ये देश हित में है इस वक्त के हालात को देखते हुए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना महामारी पर गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। उन्होंने 20 अप्रैल से दी जाने वाली छूट के संबंध में राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर स्थिति को नियंत्रण में रखने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के प्रतिबंधों के साथ समय समय पर दिशा निर्देशों के तहत का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए, ये बात गृह मंत्री ने साफ तौर पर कही है। इसके अलावा ऐसे क्षेत्र जहां कुछ गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है वहां सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि वहां नए संक्रमण के मामले न आए। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कुछ छूट केवल वास्तविक परिस्थितियों का सही आकलन करके ही दी जाए, ये बेहद जरूरी है। जिलाधिकारियों को उद्योग समूह के सहयोग से राज्य के भीतर ही मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर राज्यों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए। विशेषकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ध्यान दें जहां मजदूरों को परिसर में ही रखने की व्यवस्था हो। इस प्रकार के प्रयास करने की जरूरत है। उद्योगों के साथ कृषि तथा मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से भी मजदूरों को रोजगार देने की संभावनाओं पर काम करना होगा, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो मजदूर राहत शिविर में रह रहे हैं, उनके लिए उपलब्ध सुविधाएं जैसे भोजन की गुणवत्ता आदि पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्यों को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि मेडिकल टीमों को उचित सुरक्षा भी उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। इसके लिए ये आदेश दिया गया है। दिशा निर्देश के अनुपालन की निगरानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त गश्त की जानी चाहिए। ग्रामीण इलाकों में भी कमी न रहने पाए। जिलाधिकारी निगरानी के लिए पुलिस, पंचायत अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों आदि की मदद ले सकते हैं, यानी कि पूरा अमला इस पर लगाएं और इसको सुनिश्चित करें कि कहीं कोई हीला हवाली ना होने पाए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि 20 अप्रैल से देश में कुछ आर्थिक गतिविधियां खुल जाएंगी। यह कदम बहुत महत्वपूर्ण है, इससे देश भर में धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों और किसानों के हित के लिए बहुत सारे काम कर रही है। किसान के खरीद की व्यवस्था की है, किसान को जो सहायता देनी है वो दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये दे रहे हैं और उसके साथ साथ किसान और गरीब परिवारों के लिए अनेक सहूलतें दी है। तो किसान को उसकी फसल बाजार में जाना, यही तो सबसे जरूरत है, वो अभी हो रहा है। और उसके कर्जा और बाकी सारा मिलते रहना, ये भी जरूरत है, ये पूरी हो रही है। वहीं इस बीच दिल्ली सरकार ने तय किया है कि वह जारी लॉकडाउन में राहत नहीं देगी, क्योंकि फिलहाल राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण का फैलना थमा नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार एक हफ्ते बाद फिर से स्थिति का आकलन करेगी। उन्होंने कहा कि वायरस फैलना शुरू होने के बाद के नियंत्रण क्षेत्रों को बढ़ा दिया गया है, लेकिन आश्वस्त किया गया है कि स्थिति काबू में है। मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात मरकज कार्यक्रम को वायरस के प्रसार का कारण बताया और कहा कि दिल्ली में देश भर से सामने आए कुल मामलों के 12% मामले इसी से संबंधित है।
ये दिल्ली से संबंधित बातें हैं कि स्थिति काबू में है, लेकिन अपने आप में संक्रमण रुका नहीं है और जब तक संक्रमण रुकेगा नहीं तब तक ढील नहीं दी जाएगी। और मरकज से संबंधित कुल मामलों की संख्या करीब 12% है दिल्ली में। बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रदेश में टेस्ट का दायरा बढ़ा दिया गया है। अभी तक कुल 65,800 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें 95% रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को पीपीई जैसी जरूरी उपकरण दिए जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, जिसके तहत कुछ व्यावसायिक और वित्तीय गतिविधियां शुरू होंगी। पूरे प्रदेश को 3 अलग-अलग जोन में बांटा गया है। जहां अभी भी कोरोना के मामले आ रहे हैं उन्हें रेड जोन, जिन इलाकों में कोरोना के मामले नियंत्रण में है उन्हें ऑरेंज जोन कहा गया। साथ ही साथ ऐसे जगह पे जहां पे मामले नहीं है उनको ग्रीन जोन कहा गया। और 20 अप्रैल के बाद ढील जो दी जाएगी उसमें कुछ व्यावसायिक गतिविधियां हों उनको और वित्तीय गतिविधियों को एक तरीके से छूट होगी। 3 जोन में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में, और इसके आधार पर ही फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है। वर्तमान हालात को देखते हुए एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा करने की इजाजत महाराष्ट्र में अभी नहीं है। साथ ही मुंबई और पुणे में के न्यूज़पेपर का वितरण नहीं होगा। राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों से उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि उन्होंने वादा किया है साथ ही साथ कि कोरोना संकट खत्म होते ही महाराष्ट्र सरकार आपको अपने घर पहुंचा देगी। बात अब बिहार से जुड़ी हुई। बिहार सरकार ने कहा है कि 20 अप्रैल से केवल वही गतिविधियां चलाई जा सकेंगी जिनकी अनुमति गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में दी गई है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि गतिविधियां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चलाई जाएंगी। साथ ही रोजगार सृजन के कार्यक्रम जैसे मनरेगा, हर घर नल का जल और जल जीवन हरियाली जैसे कार्यक्रमों को भी शुरू किया जा रहा है। और बात भारत में कोविड-19 के आंकड़ों की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो ताज़ा जानकारी दी है उसके मुताबिक देश में कोरोना के कुल 16,116 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 13,295 सक्रिय मामले हैं, जबकि 2,301 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। कोविड-19 के कारण भारत में अभी तक 519 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सरकार की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को नियंत्रण में रखा जाए। इसी वजह से लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। वहीं देश में कोरोना महामारी के मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच सबसे अच्छी खबर गोवा से आ रही है, जहां कोरोना वायरस के अब एक भी पुष्ट मामले नहीं है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा में कोरोना से संक्रमित अंतिम मरीज की रिपोर्ट जांच के बाद नेगेटिव आई है। गोवा में 3 अप्रैल के बाद कोई भी नया पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है। खुशी हो रही है कि गोवा में 0 केसेस कोविड के आफ्टर द 3 अप्रैल एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिली है और लास्ट पेशेंट जो था नेगेटिव आ गया है। मुझे अनाउंस करते वक्त कि गोवा में एक भी इस वक्त पॉजिटिव पेशेंट नहीं है, बहुत खुशी की बात है। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ हमारी पूरी कोविड हॉस्पिटल की टीम। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया है। दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि अस्पताल में तमाम मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने अस्पताल में सुविधाओं पर संतोष जताया है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों के हमारे आंकड़ों का विश्लेषण संतोषजनक रहा है, डेटा में रोज सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिनों में रोगियों की दोगुनी दर 6.2 दिन थी। जब पिछले 7 दिनों की गणना की गई तो यह 7.2 दिन निकला है। पिछले 3 दिनों में यह 9.7 दिन हो गया है। यह एक अच्छा संकेत है। हमारा जो पेशेंट्स के संदर्भ में जो ग्रोथ रेट है, या जिसको आप डबलिंग रेट अगर कहें, लास्ट 7 डेज़ का जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 7.2 हो गया। और आज जब हम आखिरी 3 दिन का कैलकुलेट करें तो ये 9.7 हो गया। ये अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इसी तरीके से अगर हम ओवरऑल ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में अगर हमारा जो ग्रोथ फैक्टर था वो 2.1 था, तो अभी अप्रैल के महीने के अंदर अभी तक के एनालिसिस में वो 2.1 से और कम होके 1.2 हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से 16.1 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 36,659 करोड़ रुपए सीधे भेजे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत घोषित किए गए नगद लाभ को भी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उपयोग कर भेजा जा रहा है।
इसके तहत प्रत्येक महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 500 रुपये भेजे गए हैं। 13 अप्रैल 2020 तक 19.86 करोड़ महिला लाभार्थियों के बीच 9,990 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का उपयोग पिछले 3 साल में बढ़ा है, जिसके जरिए कुल प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का राशि का प्रतिशत 2018-19 में 22% से बढ़कर 2019-20 में 45% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। पिछले 28 दिनों में पुदुचेरी के माहे और कर्नाटक के कोगाडू में कोई नया मामला दर्ज नहीं हुआ है। माहे इन पुडुचेरी और कोडागू इन कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसमें 10 नए डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड हुए हैं। वह डिस्ट्रिक्ट्स है गया और सारण इन बिहार, बरेली इन उत्तर प्रदेश, फतेहगढ़ साहिब रूपनगर पंजाब से, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद हरियाणा में, कचार और लखीमपुर असम से हैं। मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा एफर्ट होना चाहिए कि इन डिस्ट्रिक्ट्स में फर्दर केसेस ना आए और वो कंटिन्यू विजिल हमारी बनी रहे। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर जरूरी सामान बेचने की जो अनुमति सरकार ने पहले दी थी उसे वापस ले लिया गया है। गृह मंत्रालय ने परिस्थितियों का आंकलन करते हुए आज आदेश पारित किया है कि ई कॉमर्स द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं यानी कि नॉन एसेंशियल गुड्स की सप्लाई पर लॉकडाउन अवधि में रोक रहेगी। वाराणसी में लोग अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों को सर आंखों पर ले रहे हैं। यहां कोरोना वायरस से संक्रमण के बचाव के लिए लोग न सिर्फ मास्क पहन रहे हैं बल्कि लॉकडाउन के बाकी सभी नियमों का भी पालन कर रहे हैं। कई सोसाइटीज तो ऐसी हैं जहां महिलाओं ने इसके लिए पूरी कमान संभाल रखी है। हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं ने पूरे सोसाइटी का जो इंतजामात है वो अपने हाथ में ले लिया है। ये लोग किसी को भी बाहर से आने नहीं दे रहे हैं, लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपने इस सोसाइटी में भी मेंटेन कर रहे हैं। अगर एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के नाते बिल्कुल जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, मेड्स भी नहीं आ रही हैं पर उनको सैलरी पे की जा रही है और जो भी हम लोगों से हेल्प हो सकती है फाइनेंशियली या फिर ग्रेन्स जो कुछ भी है हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। आ नहीं रहे हैं और हम लोगों ने फुली इसका ख्याल रखा हुआ है कि बाहर से कोई भी हमारे अपार्टमेंट में एंट्री ना करे। मोदी जी के द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन का हम लोग अच्छे से मान रहे हैं। घर के किसी सीनियर को भेज के अपना सारा सामान घर के अंदर आता है, उसके बाद कोई भी बाहर नहीं जाता। जैसे कि मोदी जी ने कहा है कि अपने गमछे को ही जो है वो यूज करके उसे वायरस से सुरक्षा रखो, तो वो हम हर समय फॉलो कर रहे हैं। मोदी जी ने जो भी कहा है उसका हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं। जैसा मोदी जी ने कहा है कि मास्क यूज़ करो, तो हम एज अ लेडीज़ मास्क तो नहीं बट अपना दुपट्टा या स्टोल जो भी होता है उसको एज अ मास्क जब भी बाहर निकलते हैं तो यूज़ करते हैं। और उसके अलावा जो हमारी मेड आ रही हैं आती थी उनको हम लोगों ने इस समय पूरी छुट्टी दे दी है। मोदी जी का जो उन्होंने अपील की थी इस बनारस के लोगों से, पूरे देश के लोगों से, उसका ये लोग अक्षरशः किस तरह से पालन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में कोविड-19 महामारी से प्रभावित नागरिकों का उपचार करने के करवार में स्थित भारतीय नौसेना अस्पताल पतंजलि अहम भूमिका निभा रहा है। भारतीय नौसेना के अस्पताल पतंजलि में भर्ती किए गए 9 कोरोना संक्रमितों में से 8 अब ठीक हो गए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। एक का इलाज अभी चल रहा है, उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
कोविड-19 के प्रसार को रोकने के अपने प्रयासों के तहत दक्षिणी नौसेना कमान ने कोच्चि में एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन इकाई का निर्माण किया है। कीटाणु शोधन इकाई IIT मुंबई द्वारा प्रकाशित एक कॉन्सेप्ट पेपर से प्रेरित है। कोच्चि को छोटी वस्तुओं जैसे मुद्रा या आदि नोट, सभी प्रकार के कार्ड, वॉलेट, डेयरी पेन, मोबाइल फोन, चाबियां, यूनिफॉर्म का सामान और सर्जिकल उपकरणों को संक्रमण मुक्त करने के लिए आदर्श माना जाता है। इन वस्तुओं को संक्रमण मुक्त करने के लिए सैनिटाइजिंग जेल और तरल पदार्थ का उपयोग नहीं किया जा सकता है। एक इकाई की लागत करीब 5,000 रुपए है। लॉकडाउन के दौरान आप टेक सेवी भी बन सकते हैं। ताज्जुब हो रहा है आपको अगर तो जनाब ये बिल्कुल सच है। अब राजस्थान की वर्चुअल अदालतों को ही ले लीजिए, जिनके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो। लॉकडाउन की वजह से अब मुकदमा अदालत में नहीं बल्कि कंप्यूटर के जरिए वर्चुअल अदालतों में लड़ा जा रहा है। इसके लिए राजस्थान हाई कोर्ट और उसके सब ऑर्डिनेट में सभी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील अब घर बैठे ही ऑनलाइन केस लड़ रहे हैं। इसके लिए वकीलों को पहले ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अधिवक्ता या पक्षकार अपना न्यायालय की वेबसाइट पे पंजीकरण करा करके अपना ईमेल व मोबाइल नंबर दे करके OTP प्राप्त कर अपना मुकदमा प्रस्तुत कर सकता है और एप्लीकेशन के माध्यम से मीटिंग रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हो सकता है और अपने मुकदमे की अच्छी तरह से पैरवी कर सकता है। फिलहाल वर्चुअल मुकदमों की संख्या 5% है, लेकिन यह मौजूदा हालात में संक्रमण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। न सिर्फ इतना ही बल्कि वकील और उनके मुवक्किल के लिए सीखने का भी ये एक अच्छा अवसर है। ई फाइलिंग के जरिए करीब 5% केसेस फाइल हो रहे हैं और ई फाइलिंग के केसेस होने से हमारे लिए टैक्स सेवी बनने का अच्छा स्वर्णिम अवसर है। राजस्थान के सभी 33 जिलों में यह ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप घर में बिल्कुल अकेले और बोर होने लग जाएं। इस दौरान आप बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे ई फाइलिंग ऑफ केसेस को ही ले लीजिए। इससे आप टैक्स सेवी भी बन सकते हैं, जैसे कि ये वकील बन रहे हैं। ये 2 जनरेशन है एक परिवार की, पिता और पुत्र, लेकिन दोनों सीख रहे हैं कि कैसे ई फाइलिंग के जरिए अपने केसेस को लड़ा जा सके। विशाल बैरिस्टो, DD न्यूज़, जयपुर। कोरोना के कहर और सख्त लॉकडाउन के बीच इंदौर जिले थाना राऊ में एक खबर आई है जो आपको शायद चेहरे पर मीठी सी मुस्कान ला सकती है। हुआ यूं है कि इंदौर के थाना राऊ के उप निरीक्षक अनिला पाराशर को एक फ़ोन कॉल आया। कॉल करने वाली 13 साल की लड़की ही स्नेहा थी। स्नेहा ने फ़ोन पर कहा कि मैडम मेरा आज जन्मदिन है तथा लॉकडाउन के चलते मेरा जन्मदिन मुझे अकेले ही मनाना पड़ रहा है। जिसके बाद महिला फ्लैग मार्च की पूरी टीम स्नेहा के घर पहुंची और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्नेहा का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। हमेशा मैं अपना बर्थडे मेरे घर परिवार के साथ बनाती हूँ, तो मैंने एक बार राव थाने पुलिस को फ़ोन किया और वो मेरे एक बार बुलाने पे यहाँ आए और मेरा जन्मदिन उन्होंने बहुत यादगार बनाया, इसलिए मैं उनको थैंक्स कहना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि राव थाने की टीम जो मेरे यहाँ आई और मेरी बच्ची का बर्थडे मनाया। जो फ्लैग मार्च करते हुए पूरी टीम मेरे घर पहुँची और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने मेरी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट किया और मेरे यहाँ पर आए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। स्नेहा नामक लड़की जो राव में रहती है, उसने हमारे थाने की उप निरीक्षक महिला है पाराशर मैडम, उनको कॉल किया और कहा कि मैडम मैं बहुत अकेला फील कर रही हूँ, मेरा जन्मदिन है। और ये बात मैडम ने मुझे बताई, चलते हैं अपन बच्ची का उत्साहवर्धन बढ़ाते हैं। तो हम वहाँ सोशल डिस्टेंस बनाते हुए पहुँचे, टीम पहुँची हमारी, और टीम ने बच्ची को उत्साहित करते हुए बर्थडे सेलिब्रेट किया। मध्य प्रदेश के शहडोल के रहने वाले गोप नारायण विश्वकर्मा यूं तो महाराष्ट्र में एक प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन रोजगार छूट जाने और शेल्टर होम के माहौल में इनके अंदर खुद को अभिव्यक्त करने की ऐसी ललक पैदा कर दी है, इन्होंने अपनी पूरी डायरी कविताओं से भर दी है। विश्वकर्मा अपने साथ रह रहे सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को अपनी रचनाओं से न केवल सकारात्मक वातावरण दे रहे हैं, बल्कि वह खुश हैं कि रूटीन लाइफ से दूर होने के बाद उनके अंदर का कवि और लेखक फिर से जाग गया है।
अप्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए शेल्टर होम कई जगह महाराष्ट्र में इस वक्त काम कर रहे हैं। ऐसा एक शेल्टर होम नवी मुंबई के वाशी एग्जीबिशन सेंटर में बनाया गया है, जहां पे लोगों को यहां पे रखा गया जो अप्रवासी मजदूर हैं। ऐसे ही एक युवक इस वक्त यहां पे हैं जो अप्रवासी के लिए बनाए गए शेल्टर में रह रहे हैं, शेल्टर होम में रह रहे हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले इन्होंने कुछ कविताएं लिखी, हम चाहेंगे एक कविता का पाठ ही हमारे दर्शकों के लिए। वतन है हिंद मेरा तो मैं राही हिंद का हूँ, कोरोना क्या हराएगा सिपाही हिंद का हूँ। बदन है खून से लथपथ बुलंद है हौसला मेरा, मुल्क है जिंदगी मेरी मुल्क है घोंसला मेरा। दम घुटेगा कोरोना का देख कर जल जला मेरा, देख ले फाड़ कर आंखें तेरा मैं खिन्न कर हूँ, तेरा मैं नाश करने को बना सिंह सा हूँ। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? मैं 3 तारीख से हूँ सर। कब से लिखते हैं? कविताएं 3 तारीख के बाद से, 4 तारीख के बाद से आप कवि बन गए? यहाँ रहते रहते कवि बन गए? नहीं सर, इससे पहले कविताएं बचपन में मैं लिखता था, घर में भी लिखता था, बट अभी मैं काम में था तो ये सब चीज़ें छोड़ दिया था। अभी यहाँ आया तो काम नहीं है और कोरोना एक सब्जेक्ट मिल गया। ऐसा उम्मीद की किरण है वो ऐसे लोगों से आती है जो कि ऐसे सिचुएशन में भी खुश हैं। कविताओं से उनकी कोशिश है कि वो कोरोना के खिलाफ जो आवाज़ है वो बुलंद कर सकें, साथ में जो उनके आसपास लोग हैं वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्स जो है उसको कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकें। कैमरा पर्सन नवीन पॉल के साथ महेश कुमार सीलदल, दूरदर्शन समाचार, महाराष्ट्र। इस बीच हमारे नन्हे सिपाही भी अपने अपने अंदाज में कोरोना की जंग लड़ने में जुटे हुए हैं। कहते हैं जो संदेश कला के जरिए दिया जाए वो सीधा दिल तक उतरता है। कुछ ऐसा ही संदेश दे रही हैं इंदौर की 12 साल की भव्या श्रीवास्तव। आप देखिए संदेश। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। कोरोना से बचने के लिए कुछ हिदायतें। बार बार अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोएं। घर से बाहर निकलते समय मास्क व ग्लव्स पहनना ना भूलें। खांसते व छींकते समय अपने मुंह को ढकें। दूसरों से बात करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।